So, very good morning to all of you. Today, our topic will be a brief introduction of the word array. In this lecture, सबसे पहले मैं array की brief introduction बताऊंगी, बहुत छोटी। उसकी क्या जरूरत पड़ी, उसको कनेक्ट करते हुए array को कंप्यूटर में कैसे लिखा जाएगा प्रोग्रामिंग में, छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगी। और जो आपका सब रूटीन के चैप्टर में लास्ट में एक प्रोग्राम रह रहा है, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वो पेपरों में बहुत बार आया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो है वो एरे है, तो मजबूरी ये है कि जब तक मैं आपको एरे की शुरुआत बेसिक ना बताऊं तो मैं इस प्रोग्राम को करा नहीं सकती। और ये एग्जाम में दो तरीके से आया हुआ है, एक तो इसको फंक्शन से बनाना आया है एग्जाम में, और एक बार सब रूटीन से। कई बार आया, दो बार आ चुका ये। ठीक है, तो हमारा एंड यहाँ है, चाहे आज पूरा हो चाहे आगे हम कल बढ़े, इसको करते करते और आज के एंड में जेनेरिक फंक्शन आपको बताते हुए ये चैप्टर तो क्लोज हो जाएगा और कल से एरे कंटिन्यूड हो जाएगा। तो आज जो मैं एरे की बात कर रही हूँ शुरू, आप ये समझ लो, ये प्रोग्राम तक हम पहुंचेंगे बाद में, पहले एरे को समझेंगे, क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए एरे से हमारी जान पहचान होनी जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं, व्हाट इज एन एरे। आप आज तक जितने वेक्टर लिखते थे और उनके कंपोनेंट लिखते थे, x1 x2 x3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x एक चीज है और उसके साथ एक सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है ये नीचे लगी हुई। कंप्यूटर में हम जो ये ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको भी सबस्क्रिप्ट समझो। कि मैं इसको लिखूं xi और i है 1 से लेकर और 3 तक, ये लिख दिया मैंने। xi, i है 1 से लेकर और कॉमा 3। तो एरे का जरूरत क्या है? सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, मान लो आपने वर्ड लिख दिया प्रोग्राम ABC, कुछ भी प्रोग्राम है, इम्प्लिसिट नन लिखा और आपने ए में वैल्यू डाली पहले 10, फिर ए में डाल दी 40 और फिर डाल दी 90 और फिर कह दिया प्रिंट ए। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होगा, आंसर क्या आएगा? पहले तो यही बताते हैं। आप लोगों के हिसाब से आंसर आना चाहिए, क्या लिखेगा यहाँ? 10 लिखे, 40 लिखे या 90 लिखे? एक मेमोरी बॉक्स में पहले 10 गया, यहाँ पर ए की मेमोरी बॉक्स में जब 40 ने एंट्री मारी तो 10 डिलीट हो गया और 40 आ गया। जब 90 ने जाना चाहा ए के मेमोरी बॉक्स में तो 40 डिलीट हो गया और 90 आ गया, तो आपका आंसर लिखा जाएगा 90। अब आप कहोगे कि हमने तो ए को 3 वैल्यू दी थी, 10, 40 और 90, लेकिन उसकी हमारे हिसाब से ए की वैल्यू स्टोर हुई। अब हम एक वेरिएबल नेम में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको ए आई कह देते हैं और कह देते हैं कॉमा, आई जो है वो 1 से लेकर 3 तक है या 1 से लेकर 10 तक है। अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो आई जो है वो 1 से 10 है।
और अगर मुझे 52 वैल्यू स्टोर करनी है तुम्हारी क्लास के सारे मार्क्स सारा डाटा, तो मैं कह दूंगी I1 से 52 है। तो ये एरे है। एट ए टाइम एक से ज्यादा वैल्यू उसी वेरिएबल के नाम में स्टोर कर रहे हैं। अब से पहले जो हम वेरिएबल का नाम रखते थे उसमें हमारी एक ही वैल्यू स्टोर हो रही थी, लेकिन हम उसी वेरिएबल के नाम में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, 52 या 10 या 3, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है। अब आप आज तक जो वेक्टर्स करते आए हो या जो टेबल्स बनाते थे स्टैट्स में, मीन मीडियन मोड के लिए टेबल बनती थी, एक्स और फ्रीक्वेंसी। मान लो एक्स 1 2 3 4 5 है और यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो ये एरे की तरह लिखा जा सकता है, A1 A2 A3 A4 A5। एरे का एम है कि जो हमारी टेबल्स होती थी, जो हमारी ये क्लास का रिकॉर्ड है, ये भी एरे में चला जाएगा। जो वेक्टर्स हैं वो भी एरे बन गए। जब इतना कुछ एरे का फायदा है तो फिर इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी सिखाना चाहिए हमें कि कैसे लिखें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हुए हमें कोई भी एक अगर एरे है ए, तो उसको डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, मतलब उसको कैसे डिक्लेयर करना है या उसको कैसे लिखना है, तो वो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स है कि आप यहाँ लिखेंगे, जैसे आपका एरे मान लो इंटीजर है, आपने ए ब्रैकेट लगाकर 3 लिख दिया। सबसे आसान तरीका लिखने का बता रही हूँ। तरीका ये भी है, ये भी कंप्यूटर में चलता है पर बहुत लंबा है। सबसे आसान तरीका है कि नाम लिखो और ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर उसकी डायमेंशन लिख दो, इसे डायमेंशन बोलते हैं, कि उसमें कितने एलिमेंट स्टोर होने हैं, 3 या 10 या 12 या 52, जितने भी है वो यहाँ लिख दो। अगर इसमें 10 एलिमेंट स्टोर होने हैं तो मैं यहाँ 10 लिखूंगी, अगर इसमें 52 एलिमेंट स्टोर होने हैं तो मैं यहाँ 52 लिखूंगी। ये बेस्ट तरीका है। अब मान लो 2 एरे हैं और मैं उनका जोड़ निकालना चाहती हूँ। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करेंगे हम अभी। आज हम कोई नोट्स धीरे धीरे पढ़ के भी समझाऊंगी आपको एरे का, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, उसकी डायमेंशन है 3। दूसरा वेक्टर है बी, उसकी भी डायमेंशन है 3। और जो मैं इनको जोड़ना चाहती हूँ, तो इसका जोड़ आएगा, उसके अंदर भी तो 3 ही चीजें होंगी। मान लो ए है, सपोज करो तुम्हारा ए है 1 2 3 और बी में है 4 7 9, तो ए प्लस बी में क्या आएगा, ए प्लस बी में आएगा 5 9 और 12 आएगा। अब ए प्लस बी का नाम सी रख दिया, तो सी की भी तो 3 डायमेंशन है, सी के अंदर भी तो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमारा कितना आसान हो गया उतनी लंबी लंबी लाइनें लिखने की बजाय, कि मैं ऐसे लिखती ए आई कॉमा आई इज इक्वल टू 1 2 3, फिर बी आई कॉमा बी आई इज इक्वल टू 1 2 3, फिर सी आई कॉमा आई इज इक्वल टू 1 2 3। उसकी जगह कितना शॉर्टकट है, A3 B3 C3। अब मैंने ये तो लिख दिया A3 B3 C3। अब मैं प्रिंट और रीड कैसे कराऊं इन्हें। मान लो मुझे रीड करवाना है, वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू कैसे डलेगी। तो वैल्यू डालने के लिए सपोज आपने पहले प्रिंट कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए। अब रीड करवा दो,
रीड में आप सिर्फ ए लिखोगे बस, डायमेंशन की जरूरत ही नहीं, वो ऊपर बता दी कि भी आपके अंदर 3 वैल्यूज आने वाली हैं। फिर आपने कहा प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ एरे बी, तो वो कर देगा रीड, बी रीड हो गया। और फिर आप कह दोगे सपोज सी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। अब आपको डू लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि पहली संख्या पहली में जाकर जुड़ेगी। जैसे मैंने लिखा था कि 1 2 3 है और 4 7 9 है और जुड़ के बन गए 5 9 और 12। तो i इज इक्वल टू 1 वाले ये थे, i इज इक्वल टू 2 पर ये थे, i इज इक्वल टू 3 पर ये थे। तो अब आपको डू लूप तो लगाना ही पड़ेगा ना। डू i इज इक्वल टू 1 से 3, c ये है, ठीक है, और फिर प्रिंट c। अब मैं आपको ये सारी बात रफली ऐसे बताती हूँ कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे को लिखना चाह रहे हैं। किसी भी एक एरे को लिखने के लिए, मान लो A3 है, उसे कंप्यूटर में मैं टाइप कर रही हूँ। तो टाइप करते हुए मुझे जब मैंने लिख दिया प्रोग्राम का नाम, मान लो ABC और इम्प्लिसिट नन, और उसके बाद इंटीजर लिखकर जब मैंने लिखा A3 और फिर सिर्फ रीड करवा दिया और प्रिंट, कितनी कमाल की बात है कि वो 3 वैल्यूज लिख देगा। प्रिंट कर दिया कि एंटर ए और फिर रीड करवा दिया ए, और बस हो गया एंड प्रोग्राम। जबकि अगर मैं ये तरीका ना यूज करती, A3 ये वाला तरीका, ये इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को यहाँ डू लूप चलाना पड़ता। 3 बार मैं कहती कि जाओ और ए को पढ़ के आओ और ये वैल्यू A1 में डालो, फिर A2 में, फिर A3 में। तो डू लूप जब मैं चलाती तो मैं उसमें A3 ना लिखती, इंटीजर ए, i इज इक्वल टू 1 से 3, 3 बार वो घूमता रहता। 52 बच्चों के लिए 52 बार घूमेगा, एक एक की वैल्यू लाएगा, और एक बार में ये 52 कह दिया तो उसको पता है मैंने 52 बार एंट्रीज ले लेनी है। अब मैं आपको प्लेटो आईडी में ये बात करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। सपोज ये फ्री फॉर्मेट है, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है इस टाइम, खाली। तो हमने क्या किया, एक नई फाइल खोली। आई डोंट नो कि इसमें क्या है। हमने सपोज लिख दिया प्रोग्राम और इसका नाम रख देते हैं एरे वन अंडरस्कोर एरे पूरा कर दो और डबल अंडरस्कोर वन, इम्प्लिसिट नन। अब इंटीजर, आपको ये स्क्रीन दिख रही है जो सॉफ्टवेयर में मैं टाइप कर रही हूँ। यस मैम। ओके, इंटीजर यहाँ मैं डाल रही हूँ ए ब्रैकेट में 3। इसका मतलब है इसमें 3 वैल्यू स्टोर होंगी, A1 A2 A3। अब मैंने कहा प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए, और रीड कर दिया ए, और एंड प्रोग्राम। राइट भी करवा देते हैं, एरे डबल अंडरस्कोर, रीड के बाद उसे प्रिंट करवा देते हैं कि हमारी ये वैल्यू है। प्रिंट स्टार कॉमा ए इज इक्वल टू कॉमा ए,
चलो अब इसको एक बार रन करते हैं। बिल्ड कंपाइल क्यों नहीं हो रहा, पहले ही कोई विंडो खुली हुई है यहाँ। पहले इसको सेव करोगे, कंट्रोल एस, इसका नाम रखा हमने एरे डबल अंडरस्कोर। अब ये पुरानी विंडो बंद करते ही मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, दोबारा प्लेटो आईडी में आते हैं, देखते हैं आपका स्क्रीन शेयर्ड है या नहीं। शेयर्ड है तो मैंने यहाँ फाइल खोल ली, फाइल ओपन, फाइल एरे एंड डबल अंडरस्कोर वन, ये है। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, बिल्ड कंपाइल। अब इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यहाँ उसने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए, मैंने वैल्यू डाल दी 3 6 9, 3 वैल्यूज डाल दी, एंटर दबाया तो ए बराबर है 3 6 9 लिखा हुआ आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो मैंने अगर जी। अगर अगर मैं इस एरे के सिंटेक्स का इस्तेमाल ना करती, इस A3 का इस्तेमाल ना करती, तो मैं क्या करती। तो मैं यहाँ अभी उस पंगे में ही मत पड़ो, क्योंकि वो डू लूप लगाते हैं। अब डू आई इज इक्वल टू 1 2 3, ए के बाद आई लिखते हैं, फिर डू लगाते हैं आई पर, फिर A1 A2 A3 टाइप करवाते हैं। तो वो बहुत लंबा काम था, डू एंड डू। अब मैंने बी भी लिखना है यहाँ, तो बी लिखना है अगर, तो मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं रीड करवाने के बाद ए को मैं यही सेम चीज, एक तो ऊपर इंटीजर में ही कॉमा करके डाल दूंगी B3, एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं दोनों लाइनें, कंट्रोल सी, यहाँ आ गई कंट्रोल सी। अब मैं बी के लिए यही बात लिखना चाहती हूँ कि बी की भी वैल्यू ले लेगा वो, और बी को भी रीड करेगा, और बी को भी प्रिंट करे, जैसे ए को प्रिंट किया था। ए को प्रिंट किया यहाँ, अब बी को भी प्रिंट करे। ठीक है, और एंड प्रोग्राम, बिल्ड कंपाइल, बिल्ड स्टार्ट है। लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए, मैंने डाल दिया 4 8 और 12। अब अगली लाइन लिखी हुई आ गई एंटर वैल्यू ऑफ एरे बी, बी के लिए मैंने डाला 2 4 6, बी लिखा हुआ आ गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहती हूँ, दो एरेज को जोड़ना है, तो मेरे को एक और एरे का नाम देना चाहिए, जोड़ जोड़ वाले का सी। उसके लिए मुझे यही हिस्सा ए वाला जो था यही सी के लिए भी करना पड़ेगा। पहले मैं कहूंगी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ मैं ए के साथ ब्रैकेट में 3 नहीं लगा रही हूँ, शुरू में ही बता दिया कि उसकी डायमेंशन 3 है। बी के साथ भी बार बार 3 नहीं लगा रहे, शुरू में ही डिक्लेयर में बता दिया कि उसकी डायमेंशन 3 है। तो सी के साथ भी अब हम कहीं नहीं लगा रहे 3, शुरू में ही कह दिया कि उसकी डायमेंशन 3 है। तो मैं यहाँ कह दूंगी एंटर वैल्यू ऑफ एरे सी, रीड सी, एंटर वैल्यू ऑफ एरे सी। ये गलत है, एंटर करने नहीं, ये तो प्रिंट ही होना है, ये तो आंसर निकलना है सीधा। रीड भी नहीं होना, क्योंकि ये तो ए प्लस बी होकर आंसर ही निकलना है। ठीक है, तो प्रिंट होगा, क्या होगा, सम ऑफ एरे ए एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा
सी। कंट्रोल एस, बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट रन। यस, आपके पास यहाँ लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए। मैंने डाल दिया 2 4 6। बी में डाल दिया 3 6 9। मैं जानबूझकर ये टेबल की तरह डाल रही हूँ ताकि जोड़ हो तो समझ आए। 2 + 3 5, 4 + 6 10, 6 + 9 15। सम ऑफ एरे एंड बी आ गया। अब अगर इनको घटाना हो, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट तक पहुंचना है, तो मैं पहले सिंपल सिंपल काम बताऊं। अगर मुझे इन्हें घटाना है तो घटा कर दें। तो घटा करेंगे तो डिफरेंस लिख दूं यहाँ, ये आ जाएगा। कंट्रोल एस, बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट। यस, अब आपके पास ए की वैल्यूज डाल देते हैं। अब हमें घटाना है 3 6 9। बी की डालते हैं, इससे बड़ी डालते हैं 5 8 और 23। अब घटा देखो, -2, 6 - 8 -2, 9 - 23 -14 सही आई है। -2 -2 -14, तो ये आ गई आपके पास डिफरेंस। अब गुना करते हैं। अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? गुना करेंगे तो भी वो पहला कंपोनेंट पहले के साथ गुना हो रहा है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो वहां प्रोडक्ट क्या देंगे? ठीक है, तो प्रोडक्ट होगी जब, तो बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट। यस, जब प्रोडक्ट होगी उससे आगे डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब हमने ए की वैल्यूज डाल दी 2। अच्छा, हम ऐसे भी डाल सकते हैं, देखो कई बार ना हाथ से ऐसा हो जाता है। अब भी वैल्यू 246 लिखी हुई आएगी। अब ऐसे डाल दी, सपोज मैंने भी अब की बार ऐसे डाल दी, वो गलती से हुआ था, लेकिन ये भी एक तरीका है। 369। अब प्रोडक्ट देखिए, 3 दूनी 6, 4 छीके 24, 6 नी में 54, सही आई है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गई। अब यही एरे अगर 52 स्टूडेंट्स का होता और 52 स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स जोड़ने हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6, 6 पेपरों के नंबर, तो फटाफट जुड़ जाते। 52 एंट्रीज की मतलब डाटा भरा जाता और उसके बाद वो सम आ जाता उनका। ये होने के बाद, मैम हाँ, मैट्रिक्स आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैट्रिक्स तक सुना है मुझे। मैट्रिक्स पर अप्लाई हो सकता है मैम मेरे। बिल्कुल, मैट्रिक्स एरे ही है ये। मैट्रिक्स में ए आई कॉमा जे, यहाँ तो ए की डायमेंशन ले रहे हैं ना, वहां रो और कॉलम, तो वहां ए, यहाँ तो ए आई है बस। आई इज इक्वल टू 1 2 3, वहां ए आई कॉमा जे, आई भी 1 2 3, जे भी 1 2 3, या आई भी 1 से 2 तक, जे भी 1 से 2, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑर्डर भी देना पड़ेगा मैम। ऑर्डर देने की, आप यही ब्रैकेट में 3 है ना, तो उसको लिखेंगे जैसे 3 3,3, ए 3,3, बी तीन स्क्वायर कॉमा मैट्रिक्स पर अप्लाई होएगा मैम। नहीं, दूसरे पर भी हो जाएगा। उसमें आई और जे यूज होएगा अलग अलग, सब पे अप्लाई होता है। ओके। अब यहाँ तक हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं आपको ये कह रही थी कि लूप, अगर हमें लूप से यही प्रोग्राम लिखना होता तो कैसे लिखा जाता? पहले A3 के लिए लूप अलग चलता कि आई को 1 से 3 लेकर A1 A2 A3 लिखो, फिर बी के लिए चलता, फिर सी के लिए चलता, फिर इनके जोड़ के लिए चलता। ये प्रोग्राम इतना 2 पेज लंबा बन जाता। यहाँ पर हमने सिर्फ छोटे से छोटी तरीके से लिखा है एरे को। डायमेंशन लिखो ब्रैकेट में और बस, उसके बाद पूरे प्रोग्राम में उसकी डायमेंशन को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन लिख दी, सफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं कि हम जो आज काम करने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? हमें डॉट प्रोडक्ट क्या होती है?
सब आपस में गुना होके जुड़ते हैं, बस जुड़ जाते हैं ना, यही फर्क है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो अगर मैं यहाँ पर शुरू में ही कह दूं सी 0 है और फिर कह दूं कि सी बराबर है सी प्लस ए स्टार बी, इनिशियलाइज कर दिया 0, तो कोई बुराई नहीं है सी में ए स्टार बी। लेकिन फिर सी की डायमेंशन 3 नहीं रहेगी, सी एरे नहीं रहेगा डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में सी सी हो गया। आपके पास देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो एक वेक्टर है ए, आई प्लस 2j प्लस 3k, और एक वेक्टर है बी, वो है 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो आप ए डॉट बी में क्या करते हो, 1 गुना 3 3, जमा 3 गुना 2 6, जमा 3 गुना 3 9, 6 और 9 15 और 3 18 आपका आंसर है। यानी आप क्या चाहते हो, आपका जो आंसर है ये सी है ए डॉट बी, क्या इसकी डायमेंशन 3 है? नहीं, ये तो सिंगल डायमेंशन है, इसमें तो एक ही वैल्यू स्टोर होनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सी को 0 मानकर और सी में ए गुना बी जोड़ते जाएं और लूप चला दें, डू आई इज इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, 1 से 3 तक चलते जाओ और ए आई और बी आई की तो गुना करो और उसे सी में जोड़ो, तो डॉट प्रोडक्ट निकल गया। देखो ना, आपने कहा कि सी में पहले तो है 0, फिर पहले आप लिख रहे हो कि डू आई इज इक्वल टू 1 to 3, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए आई स्टार बी आई। लूप के अंदर जब भी लिखोगे तो ऐसे आई काउंट लिखना पड़ेगा, ए के साथ भी बी के साथ भी। इसका मतलब क्या है, और फिर एंड डू, इसका मतलब है कि पहले आई 1 होगा, 1 जाएगा, सी में 0 है, तो वो 0 प्लस A1 गुना B1, ठीक। उसके बाद वापस जाएगा I2 बनेगा। अब सी के अंदर ऑलरेडी A1 प्लस इंटू B1 तो है, अब यहाँ A2 B2 आ जाएगा। अब सी के अंदर ये हो चुका है, अब अगले स्टेप में जब 3 बनेगा तो A1 B1 A2 की B2 से गुना और A3 की B3 से, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया, बस i इज इक्वल टू 1 2 3 था, एंड 2 हो गया। ये कर आकर वो आंसर दे देगा, प्रिंट कर देगा सी। देखो बनाओ, मैंने यहाँ से डायमेंशन हटा दी। डायमेंशन हटाने के बाद मैंने कहा ए और बी एंटर हो गए, सी को 0 कह दिया, फिर सी में ए आई, अब लूप लगाना है मुझे, सी इज इक्वल टू 0। अब अगर लूप लगाना है तो मुझे एक आई तो लेना पड़ेगा ना, काउंट। तो सी 0 के बाद मैं कह रही हूँ डू आई इज इक्वल टू 1 से 3, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए आई, क्योंकि ये वेक्टर है या एरे है तो इसका कौन सा कंपोनेंट किससे गुना हो रहा है, आई अगर 1 है तो 1 1 वाले कंपोनेंट गुना हो रहे हैं, तो और फिर एंड टू, बस प्रिंट हो जाएगा जो सी का आंसर है। प्रोग्राम देखो, बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट, यस, यहाँ लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू ऑफ एरे ए, तो हमने डाल दी 2 4 6, और बी में डाल देते हैं जो आपको गुना करने में आसान लगे, 3 6 9। चलो, 2 3 6, 6 जमा 24 30, 30 जमा 54 84, 84 आंसर आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट, इसको मुझे लिखना चाहिए था डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं लिखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरे,
ठीक, यहाँ तक दिख रहा है आपको आंसर क्लियर 84। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट प्रोडक्ट। ये प्रोग्राम में मैंने कहीं ना तो फंक्शन यूज किया ना सब रूटीन यूज किया, मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। तो मुझे एक तरह से यहाँ ये प्रोग्राम फाइनली मेरा डॉट प्रोडक्ट के लिए बन गया, डॉट प्रोडक्ट, और एरे के हिसाब से बना दिए मैंने। ठीक है, अब बात ये आती है हमारे सिलेबस में जो पिछले एग्जाम्स में जो प्रोग्राम आया है वो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड सब रूटीन, वो हम कल करेंगे। और आज मैं एक लाइन की बात और करूंगी बस, जेनेरिक फंक्शंस, क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक है 2 लाइन का, वो बताना है बस मुझे। जेनेरिक फंक्शंस क्या होते हैं? जेनेरिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अगर उनके अंदर इंटीजर डाला जाए तो इंटीजर आंसर दे देंगे, अगर रियल डाला जाए तो आंसर अपने आप रियल दे देंगे। उनको बताना नहीं पड़ता, मतलब उनकी नाम नहीं बदलता। जैसे एबीएस है एब्सोल्यूट, तो अगर उसके अंदर इंटीजर डलता है तो वो इंटीजर आंसर दे देता है, अगर रियल डलता है रियल आंसर दे देता है। फोर्ट्रॉन 77 में क्या होता था, एबीएस के आगे आई लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फोर्ट्रॉन 90 में आप एबीएस लगाओ बस, ऐसी मोड, आप मोड लगाते हो, चाहे इंटीजर हो तो आपका आंसर इंटीजर आ जाता है, और अगर रियल है तो आपका आंसर रियल आ जाएगा। तो वो भी एक इंट्रिंसिक, वो भी एक जेनरिक फंक्शन है। मैं आपको इंट्रिंसिक फंक्शन की टेबल दिखाती हूँ। देखो, जो ये था, पहले यहाँ से शुरू हो जाओ। एबीएस आपका फोर्ट्रॉन 77 में आई लगाना पड़ता था, आई एबीएस, रियल से रियल आंसर देता था, इंटीजर से इंटीजर, लेकिन इंटीजर के लिए आई एबीएस था। 90 में इसकी जरूरत नहीं है, यही काफी है। मॉड में भी अब 90 में मॉड ही काफी है, मॉड ही काफी है, चाहे रियल से रियल आंसर चाहिए चाहे इंटीजर के ऊपर लगाना है, किसी के ऊपर भी लगाना है, आपका मॉड ही काफी है। ऐसे ही साइन, ये चारों ही आपके जेनरिक फंक्शन है। डायमेंशन, जो रियल पुट होगा तो रियल आंसर दे देंगे, इंटीजर पुट होगा तो इंटीजर आंसर देंगे। अब आपकी बुक के हिसाब से ये क्या स्टेटमेंट है, जेनरिक फंक्शन क्या होते हैं? जेनरिक फंक्शन यही होते हैं, द फंक्शंस जो अब तक हमने पढ़े वो एक ही टाइप का रिजल्ट देते हैं जैसा आपका आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हमने इंट्रिंसिक फंक्शन को डिजाइन करते हुए, in designing intrinsic functions, it is convenient to have different names for the same function. फोर्ट्रॉन 77 में एब्सोल्यूट निकालने के लिए आई एबीएस यूज होता था, जबकि इंटीजर के लिए और रियल के लिए एबीएस। लेकिन फोर्ट्रॉन 90 ने रिलैक्स कर दिया इस रूल को, और वो कहता है कि कैसा भी आर्ग्यूमेंट हो, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट रियल हो या इंटीजर हो, तुम एबीएस लगाओ तुम्हारा आंसर वैसा ही आ जाएगा। रियल डालोगे तो रियल आंसर आएगा, इंटीजर डालोगे तो इंटीजर आंसर आएगा। ऐसे फंक्शंस को हम जेनेरिक फंक्शंस कहते हैं। जेनेरिक फंक्शंस में एबीएस है और मोड भी आएगा, और ये डायमेंशन, ये होते हैं जेनरिक फंक्शंस। ठीक है, ये आपका छोटा सा एक पॉइंट था जो एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था, तो मुझे ध्यान था कि बता देते हैं। बाकी हम कल इस चैप्टर का लास्ट प्रोग्राम आए, वो पेपर में 2 बार हैं। सब रूटीन ये देखो लास्ट में लिखे हुए हैं मैंने, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कल करेंगे हम इनको। राइट ए फोर्ट्रॉन 90 program to compute the dot product of two given vectors x1, x2, x3, y1, y2, y3 using a subroutine। ठीक है, और फंक्शन से भी आया हुआ है ये, मैंने यहाँ बना लिखा नहीं हुआ, यहाँ बना रखा है और वहीं लिखा होगा, ये 2020 में आया फंक्शन से। राइट ए फोर्ट्रॉन 90 टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट यूजिंग सबरूटीन, 2020 में आया है। तो ये हम कल बनवा देंगे आपको। बाकी मेनली एरे में ही इन्वॉल्व है ये बात, एरे का ही हिस्सा होगी। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मेरा आज का भी टॉपिक एरे पर था और कल भी एरे पर ही चलेगा, एरे में ही वो प्रोग्राम मैं बनवा दूंगी।